तो आज के आपके करंट अफेयर्स 20 जुलाई 2021 के सबसे पहला करंट अफेयर है नासा जूनो स्पेसक्राफ्ट के बारे में। जूनो नाम जूनो नाम जिस एयरक्राफ्ट मतलब ये स्पेसक्राफ्ट जिस चीज के लिए बनाया गया उसी चीज से आया है। जूनो बेसिकली जुपिटर, उसके लिए स्पेसक्राफ्ट बनाया गया। ठीक है, तो आपके जुपिटर और जुपिटर के जो मून्स हैं, खासकर गैनमेड, ये एक जुपिटर का मून है, इसके ऊपर जितनी भी चीजें हैं उसका स्टडी करने के लिए ये स्पेसक्राफ्ट बनाया गया। देखो धीरे धीरे आपका हो क्या रहा है कि आपकी स्पेस एक्सप्लोरेशन की टेक्नोलॉजी एक तो बढ़ रही है, दूसरा हमारा एज अ ह्यूमैनिटी का ना इंटरेस्ट बढ़ रहा है कि हम सारे स्पेस को एक्सप्लोर करें और देखें कि हम और कहां कहां सेटल हो सकते हैं। कई प्लैनेट्स हमारे इंटरेस्ट के हैं जहां पे हम आगे जाके सेटल हो सकें, जैसे कि मार्स हो गया आपका। ठीक है, कई हमारे लिए ना जो जैसे हमारा मून है, एक्चुअली मून होती क्या है, ये सारे के सारे सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, मून अपने आप में वर्ड गलत है इनके लिए जो वर्ड होना चाहिए वो सैटेलाइट होगा। सैटेलाइट क्या होता है, देखो सैटेलाइट की डेफिनेशन क्या है, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो एक प्लैनेट के चारों ओर रिवॉल्व करता है वो सैटेलाइट होता है। सैटेलाइट दोनों होते हैं, नेचुरल भी, जैसे अर्थ की नेचुरल मून है, और आर्टिफिशियल भी होते हैं, जैसे कि हम जो सैटेलाइट्स लॉन्च करते रहते हैं उनका भी तो अल्टीमेटली यही काम है, रिवॉल्व करते रहना प्लैनेट के चारों। तो आपके जुपिटर की सबसे बड़ी जो सैटेलाइट है, जो सबसे बड़ा नेचुरल सैटेलाइट है, वो है गैनमार्ड। सबसे पहला आपको कभी भी प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन बन सकता है कि जुपिटर की सबसे बड़ी सैटेलाइट कौन सी है। यहाँ जुपिटर्स मून उसे रेफर इसलिए कर देते हैं कि हमारे पास एक ही है। ठीक है, पर जुपिटर के केस में क्या है कि जुपिटर के पास तो 79 मून्स हैं। ठीक है, तो जुपिटर एक बहुत बड़ा प्लैनेट है, उसके आसपास जो हमारे पास सिर्फ एक ही मून है उसके आसपास 79 है, उनमें से सबसे बड़ा है गैनमार्ड। ठीक है, तो अभी रिसेंटली ये करंट अफेयर यही आया है कि जो जूनो आपका स्पेसक्राफ्ट है ये अभी गैनमार्ड के बिल्कुल पास से निकला है, उसकी वीडियोस और उसकी फोटोज रिसीव हुई है नासा को, और अब नासा उसे स्टडी करना शुरू करे। ठीक है, यही सारी चीजें यहाँ लिखी हैं। जूनो के ऊपर जो कैम है, जूनो कैम इमेजर जो है, उससे फोटोग्राफ्स आई हैं। अब उन फोटोग्राफ से हमें उस मून की कई डार्क और लाइट रीजन्स भी दिख रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है। ठीक है, गैनमार्ड इसी के ऊपर किया गया है और इसी कारण वो अब सारी ऑब्जर्वेशन शुरू करेंगे। ये जो जूनो का स्पेसक्राफ्ट है ये बेसिकली ऑर्बिटिंग जुपिटर को ऑर्बिट कर रहा है, जैसे मैंने बताया। ऑर्बिट करने का मतलब होता है उसके आसपास घूम रहा है। ठीक है, तो उसी के बीच में चलते हुए जितने भी उसकी सैटेलाइट्स आती जाएंगी सबकी फोटोग्राफ्स क्लिक करता जाएगा, घूमता जाएगा। ठीक है, हमारे इसके थ्रू ये मेन पर्पसेस क्या हैं, देखो हम पढ़ना चाहते हैं कि जुपिटर का एटमॉस्फेयर कैसा है, जुपिटर की कॉम्पोजिशन कैसी है, जुपिटर बना किन चीजों से हुआ है। आज तक जो भी हम कहते हैं कि जुपिटर के ऊपर ये गैस है ये गैस है, वो हमारे एक तरह से रफ एस्टिमेट्स हैं। क्योंकि होता क्या है, देखो हर चीज को, किसी भी हम प्लैनेट को देखें हमें अलग रंग का दिखता है। ठीक है, जैसे वीनस को देखेंगे ना वो थोड़ा ब्लूइश ग्रीन सा प्लैनेट है, मार्स को देखोगे वो रेडिश प्लैनेट है, लाल से कलर का है। ये हर प्लैनेट पे रंग अलग अलग है। रंग का बेसिकली डायरेक्ट रिलेशन होता है कि वहां पे एलिमेंट कैसे पाए जाते हैं, वहां पे कैसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं। जैसे अर्थ को दूर से देखा जाए ना, अर्थ एक ब्लू प्लैनेट दिखता है, उसका मेन कारण है जो हमारे सारी दुनिया में समुद्र ही समुद्र है। तो पानी का रंग एक तरह से दिख रहा है। ठीक है, पानी जब कहीं पे बहुत ही बड़ी जगह पे कंसोलिडेट होता है तो उसका जो रंग दिखता है, वैसे पानी का अपने आप में कोई रंग नहीं है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया है कि अर्थ के ऊपर सारे एलिमेंट्स को जब टेस्ट किया, उनकी जो प्रॉपर्टीज आई, जो उनकी प्रॉपर्टीज निकली, उससे हमने एस्टिमेट्स बिठाए कि कैसे आपकी चीजें रिएक्ट करती, और उसके बेसिस पे हम गेस करते हैं कि इस प्लैनेट पे ये रंग है तो यहाँ पे ये गैस होनी चाहिए, ये वाला एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, अब जब बिल्कुल हम पास से ऑब्जर्वेशन करते हैं इन चीजों को ऑब्जर्व करना ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, तो अर्थ आपके जुपिटर का एटमॉस्फेयर, कौन सी गैसेस हैं उसके एटमॉस्फेयर में, ताकि हम पता लगा सकें कि क्या वहां पे ऐसी गैसेस प्रेजेंट है
जहाँ पे प्लांट्स उगाए जा सकते हैं या ह्यूमंस कभी जाके रह सकते हैं। ठीक है, अगर तो देखो कई प्लैनेट्स जहाँ है जहाँ पे एटमॉस्फेयर ना पॉइजनस गैसेस से भरा हुआ है, वहां तो हम कभी भी नहीं जा सकते, पॉइजन ही पॉइजन है हवा में। ठीक है, अगर हल्का सा भी हेलमेट में लीक हुआ बंदा तो वही मर गया। पर अगर थोड़ा बहुत भी सस्टेनेबिलिटी है या थोड़ी बहुत ही ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो हम उसे कहीं लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर पाए, या कुछ ऐसी गैसेस जहां पे प्लांट्स उग सके लॉन्ग टर्म में। जैसे कि आपके मार्स पे ना ऑक्सीजन नहीं है, एक बहुत बड़ी कमी मार्स पे ये है कि मार्स पे ऑक्सीजन नहीं है, पर मार्स पे क्या है, मार्स पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बहुत है, उससे हम प्लांट्स उगा पाएंगे। ठीक है, प्लांट्स उगेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे शायद आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाए और उस एनवायरनमेंट के अंदर अंदर हम ह्यूमंस रह पाए। तो हम शायद हमें ग्लोब्स क्रिएट करने पड़े जिसके अंदर अंदर ह्यूमंस रह सकते हैं बिना हेलमेट के, बाहर जाना है तो हेलमेट डालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके अलावा जुपिटर की ग्रेविटेशनल फील्ड कैसी है, मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, उसके पोलर मैग्नेटोस्फीयर क्या है। अब ये चीजें क्या होती हैं, देखो हर प्लैनेट की अपना ना एक मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। जैसे अर्थ को भी लगाओगे ना, हर प्लैनेट के आसपास क्या होता है, यहाँ बनाते हैं एक्चुअली नई शीट पे बनाते हैं। ये देखो, कोई भी जो आपका प्लैनेट है ना, प्लैनेट के हमेशा आसपास ना एक मैग्नेटिक फील्ड जाती है। ये दिखती नहीं है पर हर प्लैनेट के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड फैली हुई है। ये मैग्नेट्स काम कैसे करते हैं कि लेट्स सपोज अर्थ के अंदर ये मैग्नेट होता, अगर एक मैग्नेट का नॉर्थ होता है एक साउथ होता है, तो हमेशा जो मैग्नेटिक लाइंस होती है ना जो हम ड्रॉ करते हैं वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती होती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ ये लाइंस घूमती जाती है, मैग्नेट ऐसे काम करते हैं। तो हर प्लैनेट के अंदर बेसिकली है कि ये मैग्नेट बना कैसे, हर प्लैनेट के ना बिल्कुल सेंटर में आयरन और निकल जैसे मेटल्स हैं, ये ना चार्ज हुए हुए हैं, घूम रहे हैं ना प्लैनेट्स, उसके कारण ये चार्ज हुए हुए हैं। तो उसके कारण ये मैग्नेटिक रेस पैदा करता है, ज्योग्राफी में डिटेल में पढ़ेंगे हम, तो इसके कारण ये मैग्नेटिक रेस पैदा करते हैं। अब ये मैग्नेट हेल्प क्या करता है हर प्लैनेट, जो हमारे अर्थ के ऊपर एक्चुअली लाइफ है ना, उसका एक कारण ये मैग्नेटिक फील्ड भी है। क्योंकि होता क्या है, जब भी आपके सन के ऊपर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा, न्यूक्लियर ब्लास्ट हो रहे हैं ना आपके सन के ऊपर, तभी तो वो जल रहा है। तो वहां पे जब भी एक न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है, उस ब्लास्ट के कारण, देखो न्यूक्लियर ब्लास्ट आपने कभी मूवीज में देखा हो, कहीं पे भी देखा हो, ब्लास्ट होता है उसके बाद वेव्स फैलती है ना चारों ओर। तो सन के लेवल का ब्लास्ट इमेजिन करो कि वो क्या करता है, सारी स्पेस में अपनी वेव्स फैला देता है। इतनी ज्यादा वो पावरफुल होती है कि अगर वो डायरेक्टली तुम्हारी सरफेस तक पहुंच सके, हमारी सरफेस तक वो पहुंच सके, उनमें इतना ज्यादा चार्ज है, अगर वो हम तक पहुंच सके ना, वो 1 सेकंड में आपकी सारी हवा उड़ा के ले जाए अपने साथ। तो अभी तुम बैठे हो, 1 सेकंड में सांस आनी बंद हो जाए, इतनी पावर होल्ड करते हैं। और इससे भी ज्यादा, मतलब लेट्स सपोज चलो हवा नहीं भी उड़ाई, इतनी पावर है कि जितने भी ये तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, जैसे हमारी जेब में फोन ही है, लेट्स सपोज 10% बैटरी, ऐसा हो सकता है कि सेकंड्स में तुम्हारी बैटरी 100% हो जाए, सडन चार्ज कर सकती हैं क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल्स है। ये चार्ज पार्टिकल से एक प्लैनेट को बचाने का काम ये मैग्नेटिक रे करती है, ये एक तरह से शील्ड बन जाती है, मैग्नेटिक शील्ड बन जाती है हर प्लैनेट के चारों ओर, जो इस वेव से बचा लेती है। पर ये एक्सपेक्टेड जरूर है कि किसी टाइम ये इतनी पावरफुल हो जाए कि इसे भी एक्सीड कर जाए, पर वो एक पॉसिबिलिटी है कि अगर सन के ऊपर कभी कोई बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, वो इसे भी पार कर जाए, ठीक है, फिर लाइफ खत्म हो जाएगी। पर अभी के लिए नई लाइफ खत्म हो रही, अभी कोई ब्लास्ट नहीं है ना एक्सपेक्टेड है, पर ये चीज पॉसिबिलिटीज में है। ठीक है, जैसे बहुत सारी थ्योरीज हैं कि कभी अर्थ के साथ कोई एस्ट्रॉइड टकरा जाएगा, कुछ हो जाएगा, उसमें से एक थ्योरी ये भी है कि सन पे इतना बड़ा ब्लास्ट होगा कि अर्थ झेल नहीं पाएगी इसे। तो ये सारा कुछ जो आपके जुपिटर के ऊपर स्टडी कर रहा है वो आपका जूनो एयरक्राफ्ट। ठीक है, सबसे बेसिक क्वेश्चन में यही आ सकता है, जूनो किस किस प्लैनेट को स्टडी करने के लिए भेजा गया है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि मून, मतलब जो
जुपिटर का सबसे बड़ा मून कौन सा है, ठीक है। और बाकी जो छोटी मोटी डिटेल्स हैं वो यहाँ पे लिखी हुई हैं, एक बार ये सारा का सारा आपने रीड कर लेना, ठीक है। क्या मिशन है जूनो का, ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये आपको मिशन भी आ सकते हैं, ऐसे सारे फैक्ट आ जाते हैं। तो ये हमने करंट अफेयर में साथ के साथ पढ़ते रहना है ताकि चीजें कवर होती है। नेक्स्ट इज कोवैक्स इनिशिएटिव। देखो दुनिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो कोविड को लेके है वो ये भी है कि दुनिया भर में ना आपकी वैक्सीन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। आपके कुछ कंट्रीज के पास वैक्सीन बहुत ज्यादा है, कुछ कंट्रीज के पास वैक्सीन है ही नहीं। ये प्रॉब्लम हमें बहुत पहले एहसास हो गई थी 2020 के स्टार्टिंग में, जब अभी वैक्सीन बननी शुरू हो रही थी ना। ये प्रॉब्लम हमें तब से पता है कि ये प्रॉब्लम जरूर आएगी कि सारी दुनिया की पॉपुलेशन को वैक्सीन शायद टाइम से ना मिले। तो क्या किया जाए कि सबको वैक्सीन मिलने लगे। तो क्या किया गया, आपके WHO ने मिलके, आपकी 3 ऑर्गेनाइजेशन ने एक्चुअली मिलके, एक है आपकी गवी, गवी का फुल फॉर्म है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन, इसे गवी कहते हैं। एक है सेपी, कोलिजन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन, और तीसरा है आपका WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इन तीनों ने मिलकर सारी कंट्रीज से एक एग्रीमेंट करवाया कि हम एक इनिशिएटिव बनाएंगे जिसे कहेंगे कोवैक्स इनिशिएटिव, जो नाम है। जो कंट्रीज के पास वैक्सीन्स हैं, जो कंट्रीज वैक्सीन्स बना रही हैं, वो अपनी वैक्सीन्स बाकियों को डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगी, ठीक है। तो अपनी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस वो उन जगहों को भी देगी। तो कोवैक्स इनिशिएटिव, इसमें मतलब न्यूज ये थी कि इंडिया को 7 लाख डोजेस के करीब एक मॉडर्ना करके कंपनी है यूएसए की, उसके 70 लाख, सॉरी 7 लाख कह दिया, 70 लाख डोजेस इंडिया को डोनेट इसके थ्रू किए जाएंगे। इंडिया दोनों कैटेगरीज में बढ़ता है। अब इसमें टोटल मेन 2 कैटेगरीज बनाई गई। एक वो देश जो होंगे डोनर, डोनर देशों का मतलब है जो वैक्सीन डोनेट करेंगे, ठीक है। जैसे कि यूएसए जैसे जो देश हो गए जो खुद बना भी रहे हैं, उनके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो बाकियों को भी दे सकते हैं, ठीक है। अमेरिका ऑलमोस्ट अपनी 80% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर चुका है, तो उसके पास कैपेबिलिटी है कि अब वो बाकियों को डोनेट करना शुरू कर सके। दूसरे देश हैं जो रिसीव करेंगे, रेसिपिएंट है वो आपके, जो रिसीव करेंगे। जो बना नहीं सकते वो सिर्फ इसी चीज पे डिपेंडेंट है कि कोई देगा तब हम अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करेंगे, ठीक है। जैसे आपके अफ्रीका के ज्यादातर जो देश हैं उनके पास सी कैपेबिलिटी नहीं है। अफ्रीका में इससे मैं तुम्हें वैक्सीनेशन का हाल बता दूं, मतलब इंडिया का अगर सबसे पहले मैं तुम्हें हाल बताऊं, इंडिया में 40 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, तो बहुत बड़ी कैपेबिलिटी हो साबित हो रही है, ठीक है। हर साल मतलब हर महीने से हम अपनी वैक्सीन बढ़ाते जा रहे हैं। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है, पर हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमारी पॉपुलेशन भी बहुत है, तो उससे बैलेंस करने में टाइम लगता है, ठीक है। पर 40 करोड़ को दे देना बहुत बड़ी बात है। हाँ, जितनी अमेरिका की उससे ज्यादा पॉपुलेशन को हम एक तरह से वैक्सीनेट कर चुके हैं, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ते हुए इंडिया जो है, इंडिया एक तीसरी कैटेगरी बना के बैठा है। इंडिया डोनर भी है, इंडिया रेसिपिएंट भी है। इंडिया ने कोवैक्स में अपने आप को दोनों के तौर पर रजिस्टर किया है। इंडिया का क्या कहना है कि जब तक हमारी पॉपुलेशन फीड नहीं होती, हम एक रेसिपिएंट है। जिस दिन हमारी ज्यादातर पॉपुलेशन वैक्सीनेट होगी, हम डोनेशन देना सारी शुरू कर देंगे। तो जितनी भी, देखो कोविड तब तक नहीं खत्म होता, हर देश में इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, हम एज अ नेशन ये सोच रहे हैं कि हर देश ये सोच रहा है कि हम अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर लेंगे, कोविड खत्म हो जाएगा। पर तुम बार बार न्यूज में एक चीज सुनते रहते हो, ये वेरिएंट आ गया, ये वेरिएंट आ गया। वो वेरिएंट आ कहां से रहे हैं, जो वैक्सीनेशन नहीं मिल रही है जिन्हें, वहां पे जब कोविड जा रहा है, कोविड अपने आप को फिर बदल लेता है। अब वो फ्यूचर में ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा अपने आप को बदल ले और फिर इंडिया आए, हम फिर वैक्सीनेशन हमारी फेल हो जाए। तो एक ग्लोबल कंसर्न ही क्यों बनाया गया, वो इसलिए बनाया गया कि अगर तुम चाहते हो कि कोविड खत्म हो,
तो तुम्हें एक साथ पूरी दुनिया की पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना जरूरी है। सारी दुनिया जब तक वैक्सीनेट नहीं होगी तब तक कोविड जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब तक, इसे कहते हैं मास इम्यूनाइजेशन, जब तक पूरी दुनिया की 70% आबादी आपकी वैक्सीनेट नहीं हो जाती, कोविड एक रियलिटी है। तो 2022 भी रहने वाला है कोविड। तो अभी 21 है, 2022 में भी रहने वाला है कोविड। ये कहीं नहीं जा रहा अभी, जब तक 70% दुनिया की आबादी वैक्सीनेट ना हो जाती। तो सारी दुनिया इस टाइम इसी चीज में लगी हुई है, सारी गवर्नमेंट्स। सी, लोगों से ज्यादा गवर्नमेंट्स को भी लॉस होता है। इंडिया ने जो अभी सेकेंड लॉकडाउन लगाया वो एक्चुअली कोई लॉकडाउन था नहीं, सब कुछ तो खुला हुआ था। वो क्यों है? क्योंकि फाइनेंशियल कैपेबिलिटी नहीं है लॉकडाउन लगाने की, ना सरकार के पास पैसे हैं, क्योंकि टैक्सेस नहीं आएंगे, टैक्सेस नहीं आएंगे तो सरकारें कैसे चलेंगी। तो इसके कारण गवर्नमेंट्स को हर चीज ओपन रखनी पड़ती है। तो अल्टीमेटली ये सारी दुनिया में ये हाल है गवर्नमेंट्स का। गवर्नमेंट्स के पास कैपेसिटी नहीं है लॉकडाउन्स की, तो हर गवर्नमेंट को जैसे ही मौका मिलता है वो साथ के साथ सब कुछ खोल देते हैं। ठीक है, सारी दुनिया में इस टाइम, जैसे यूके का एग्जांपल दे दो, एक और न्यूज आई हुई है, यूके ने अपनी सारी कोविड की रिस्ट्रिक्शंस हटा दी। कोविड में अब तो मतलब यूके में बिना मास्क के भी घूम सकते हो, क्लब्स जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। पर यूके में ये जब अभी लॉकडाउन खुल रहा है ना, साथ में यूके में केसेस भी बढ़ रहे हैं, तो दोनों चीजें एक साथ स्पाइक कर रही हैं यूके में। तो यूके फिर महीने 1.5 महीने में लॉकडाउन में होगा। तो इसी तरीके से ये चीजें ऑपरेट करती हैं। ठीक है, जब तक, तो इसी के थ्रू कोशिश है। ठीक है, इसमें टोटल 165 कंट्रीज ऑलरेडी ज्वाइन कर चुकी हैं इस इनिशिएटिव को किसी ना किसी कैटेगरी में। ठीक है, और सारी दुनिया को ये देने की कोशिश है कि हम किसी तरीके से, टेस्टिंग किट्स भी होगी, वैक्सीन भी होगी, और जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है सब कुछ इसके थ्रू प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, तो चाइना भी है, चाइना, इंडिया, यूएसए, ये सारे मिला के 60% है। तो अभी भी टोटल 192 देश है ना दुनिया में, तो अभी सारे ज्वाइन नहीं किए ना, 40% तो ये भी हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट इज एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया को बहुत तंग करती रहती है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अब देखो, दुनिया में ज्यादातर जो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है ना, इन्होंने ज्यादातर, सारी नहीं है इसमें, ज्यादातर कंट्रीज ने क्या किया है, इन सब ने मिलके एक ना कॉमन ऑर्गेनाइजेशन बना ली है अपनी। इसे कहते हैं ओपेक, मतलब शॉर्ट में यही ओपेक है, फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। एक्सपोर्टिंग, सारी दुनिया को तेल बेच रहे हैं। ये जो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन है ना ओपेक, ये इसका हेडक्वार्टर आपके यूरोप में है, वेना ऑस्ट्रिया में है, पर ये लेड बाय आपकी सऊदी अरेबिया। सबसे जो मेन कंट्री इसमें है वो है सऊदी अरेबिया। ये सारे देश करके रहे हैं। देखो, आपको पता ही, आपके तेल के दाम बढ़ रहे हैं। तेल के दाम बढ़ने के ना दो कारण है। एक तो तुम्हारी, चलो, गवर्नमेंट जो ड्यूटीज लगा रही है, सेंटर की भी और स्टेट की भी, बहुत ज्यादा ड्यूटीज हैं तुम्हारे सेंटर और स्टेट की, वो बहुत बड़ा बर्डन है इसके ऊपर। पर इसके अलावा इंटरनेशनल प्राइस भी आपके तेल के बढ़ रहे हैं। वो कैसे बढ़ रहे हैं? आप देखो, सारा का सारा तेल दुनिया का ना, मैक्सिमम 81.5% जो ऑयल रिजर्व्स है वो इन्हीं देशों के पास है। ठीक है, और दुनिया की 44% ऑयल प्रोडक्शन ये देश करते हैं। ठीक है, 50% से कम है, पर इंडिया इन्हीं देशों से ज्यादातर तेल मंगाता है। तो हमें, क्योंकि पास पड़ता है ना इंडिया के, हम इन्हीं देशों से तेल मंगाते हैं। तो इसके कारण प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये सारे देश कर क्या रहे हैं? देखो, जैसे पेट्रोलियम का प्राइस गिरता है, जब इंटरनेशनल मार्केट में गिरता है, इनके प्रॉफिट्स गिर जाते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन की कॉस्ट तो उतनी आ रही है ना। अगर मैं कल, एक नॉर्मल रुपीज में इमेजिन करते हैं, अगर कल मैं एक तेल का जो बैरल बन के आ रहा है वो मैं 1000 में बना रहा हूँ, जस्ट रफ एस्टिमेट 1000 में बना रहा हूँ, और इंटरनेशनल मार्केट में 5000 में बेच रहा हूँ। ठीक है, तो मेरी कॉस्टिंग 1000 पे है, बेच में 5 में रहा हूँ, 4000 का प्रॉफिट है ना बीच में। अगर कल ये इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस गिरते हैं और ये 3000 भी रह जाता है, मेरा प्रॉफिट गिर गया ना। तो ये कंट्रीज क्या कर रही हैं, ये सारी आपस में मिलके, ये प्राइस गिरता क्यों है?
देखो इकोनॉमी ना आपकी दो चीजों के सिर पे चलती है, डिमांड और सप्लाई। मार्केट में डिमांड कितनी है किस चीज की, तो हो क्या रहा है बहुत सालों से ना तेल की डिमांड दुनिया में, क्योंकि नए व्हीकल्स नहीं ऐड हो रहे, कोई भी नई इतना कोई रेवोल्यूशन नहीं आ रहा कि तेल की डिमांड और बढ़े, तो तेल की डिमांड ना ऑलमोस्ट फ्लैट हो चुकी है। जितना दुनिया को तेल चाहिए उस पीक तक हम पहुंच चुके हैं, और उससे अब नीचे आना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आपके रिन्यूएबल, ये इलेक्ट्रिक, ये सब कुछ भी तो बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे तेल की डिमांड गिरनी शुरू हो रही है। तो अगर तुम्हारी डिमांड गिर रही है पर तुम आज भी उतना ही बना रहे हो, तो तुम्हें प्राइस गिरना पड़ेगा ताकि ये चीजें बिक सके। ठीक है, अब ये सारे मतलब आम केस में तो ये होना चाहिए कि तेल आपका हर साल और ज्यादा सस्ता हो जाना चाहिए, पर ये सारे देशों ने मिलके क्या किया, एक अपना खुद का ग्रुप बना लिया, और ये एक तरह से कॉन्स्पिरेसी है कैसे तेल को हम ऊपर रख सकते हैं प्राइस में। तो ये कर क्या रहे हैं, हर साल ये डिसाइड कर रहे हैं, मतलब हर महीने ये डिसाइड कर रहे हैं कि हम कितनी अपनी प्रोडक्शन कम करें। अगर मैं पिछले साल बना 100 बोतलें रहा था किसी भी चीज की, लेट्स सपोज, इस साल मैं बना ही 50 बोतलें रहा हूं, अपने आप प्राइस दोबारा ऊपर बढ़ने लगेगा ना। तो इन्होंने कहा है कि इंस्टेड कि हम ज्यादा सप्लाई दें, हम सप्लाई कम कर देते हैं। डिमांड इतनी है, अगर ये इससे सप्लाई अगर ज्यादा रहेगी तो प्राइस तुम्हें गिराना पड़ेगा, पर अगर मैं सप्लाई नीचे कर दूंगा मेरे प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। मैं बना कम रहा हूं पर मैं महंगे में बेच रहा हूं, तो वो अपने आप में चीज महंगी होगी। ठीक है, तो यही चीज आपके पेट्रोलियम के साथ भी हो रही है। ये सारे देश आपस में मिलके ये फिक्स कर लेते हैं हर महीने कि हम इतना प्रोडक्शन और गिरा देंगे, तो हर महीने तेल और ऊपर चला जाता है। अब फाइनली जाके इन देशों ने बोला है कि हम सितंबर में जाके प्रोडक्शन की ये जो कटिंग कर रहे हैं ये कम कर देंगे, तो सितंबर में जाके कहीं आपके प्राइस स्टेबल होने शुरू होंगे। जो अभी हर दूसरे तीसरे दिन 2 रुपए 5 रुपए बढ़ जाते हैं, ठीक है, हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद, वो फाइनली जाके कहीं पे एक जगह जाके टिकने लगेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100 से बहुत जल्दी नीचे आने लगेंगे, वो वंस इन अ रेयर इवेंट होता है जब ये कंट्रीज आपस में लड़ पड़ती हैं। जैसे याद है 2014-15 में प्राइसेस बहुत ही कम हो गए थे एक बार तेल के, 40-50 रुपए पे भी तेल आ गया था। उसका कारण क्या था कि आपके ये जो कंट्रीज है ना, सऊदी अरेबिया और रशिया आपस में बहस पड़े थे। रशिया ने क्या किया, तेल खुला बेचना शुरू कर दिया मार्केट में। ठीक है, उसे देखते हुए देख के, क्योंकि फिर सारे लोग रशिया से खरीदने लगेंगे, सऊदी अरेबिया ने भी सस्ते में करके बेचना शुरू कर दिया, सारे प्राइसेस क्रैश कर गए थे, और अब ये जानबूझ के प्राइसेस उठा रहे हैं। इशू है पर वही बिल्कुल। हाँ, तो वो तो बात है ही ऑब्वियसली। पता करता क्या ऐसे, सऊदी अरेबिया डोमिनेटेड, मैं क्यों बोल रहा हूँ, सऊदी अरेबिया अपनी प्रोडक्शन नहीं कट करता, वो बाकी देशों को फोर्स करता है कि तुम कट करो। तो इसके कारण बाकी सारे देशों को ये प्रॉब्लम है कि सऊदी अरेबिया क्यों नहीं कट कर रहा। सऊदी अरेबिया सबसे कम कट करता है, अगर तुम लीडर बनना चाहते हो सबसे कट तुम करो। तो इसके कारण वो अपनी इस जगह पे पोजीशन को ना, क्योंकि सबसे बड़ा देश है यहाँ पे, वो इस जगह को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ठीक है, क्लियर है। इसमें आपको अगला क्वेश्चन जो आ सकता होता है, एक तो ये सारे क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग, ओपेक के मेंबर देश कौन से, ये पूरी लिस्ट दी है आपने, मैप के साथ में इन्हें देखते जाना है कि कौन से देश है। ऐसे पढ़ने बैठोगे तो हमेशा लगता है कि पता नहीं कौन से देश है, पर एटलस खोल के हमेशा वर्ल्ड मैप के साथ हमेशा रेफर करोगे तो आपको ये चीज आसान होगी। क्लियर है, तो आपने हमेशा ये वर्ल्ड मैप के साथ देखने और वहां से पढ़ना। ओपेक प्लस में सिर्फ रशिया आ जाता है, इसमें रशिया नहीं है, ये देखो इसमें कहीं रशिया नहीं लिखा एक। हाँ जी, ठीक है, तो 14 कंट्रीज है ना, ये 13 तो यही है, तो सिर्फ एक रशिया। एक और ऑर्गेनाइजेशन इसी के साथ, वो जो लड़ाई हुई थी रशिया और सऊदी अरेबिया में, उसके बाद उन्होंने एक चीज बना ली थी ओपेक प्लस। ओपेक प्लस का मतलब है ये ओपेक की सारी कंट्रीज प्लस रशिया,
रशिया इसका पार्ट नहीं है। रशिया पर एक एग्रीमेंट पे आ गया इनके साथ कि हाँ मुझे भी प्रॉफिट चाहिए, तुम्हें भी प्रॉफिट चाहिए, हम दोनों प्रोडक्शन कट करते हैं और दोनों अपने प्रॉफिट्स बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका इंटरनेशनल मार्केट में तेल बहुत महंगा हुआ है। नेक्स्ट एक फिश के बारे, करंट अफेयर, देखो मछलियां भी करंट अफेयर में आ जाती हैं। ठीक है, पर ये बहुत ही महंगी फिश है हिल्सा। जैसे लिटरली एक टाइम पे मेडिवियल, एंशिएंट मेडिवियल टाइम पे डॉरी में गिफ्ट दिया जाता था हिल्सा को। ठीक है, ये बहुत ही कॉस्टली फिश थी किसी टाइम, अभी भी है, बाकियों से महंगी फिश है। तो ये बंगाल की साइड बहुत ही फेमस फिश है, हमारे वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश साइड पे हिल्सा बहुत ही फेमस है। ठीक है, तो ये इसकी ना पॉपुलेशन बहुत सालों से डिक्लाइन कर रही थी। इसके पॉपुलेशन के डिक्लाइन करने का कारण क्या है कि हमने क्या किया, ये ना गंगा में है, गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज में हिल्सा पाई जाती है। अब जो फिशेज होती है ना, ये करती क्या है, जब इनका ब्रीडिंग सीजन होता है, जब इन्होंने एग्स ले करने हैं, ये हमेशा रिवर के ना, जैसे रिवर इस साइड को फ्लो कर रही है, ये हमेशा रिवर के ऊपर की स्ट्रीम में जाते हैं, यहां अंडे कहीं ले करके फिर वापस आ जाते हैं, ताकि आपके लॉन्ग टर्म में आ जाए। अब फिशेस का यूजुअली ये ट्रेंड होता है कि फिशेस जहां से शुरू हुई, तो फिशेस हमेशा अपस्ट्रीम जाती हैं। देखो जो नदी फ्लो करती है, जिस साइड को वो फ्लो कर रही है वो है डाउनस्ट्रीम। ठीक है, और अपस्ट्रीम यानी कि जहां से आई है वो। आपकी फिशेस करती क्या है कि हमेशा वो डाउनस्ट्रीम जाएंगी, डाउनस्ट्रीम सॉरी अपस्ट्रीम जाएंगी, वहां जाके अंडे देके फिर वापस आ जाती है। इससे ऐसा क्यों करती हैं, क्योंकि जो नए ऑफस्प्रिंग्स पैदा होंगे उन्हें फिर नदी के खिलाफ नहीं जाना पड़ता, नदी उन्हें खुद बहाती लाती है और उन्हें रास्ते में खाना भी मिल जाता है। ठीक है, पर हुआ क्या है कि आपकी गंगा की ये जो सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, जो उत्तराखंड से गंगा शुरू होती है, उत्तराखंड यूपी बिहार से निकलते हुए वेस्ट बंगाल बांग्लादेश चली जाती है, हमने जगह जगह पे ना डैम्स बना दी, डैम्स बैरेजेस ये सारी चीजें बना दी है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिसिटी बनानी है, पानी स्टोर करना है, सब कुछ करना है। इसके कारण अब कोई भी जो जानवर जो मूव करते थे ना, वो मूव नहीं कर पाते, हर जगह सेगमेंट में रह गए ना वो। उसी के कारण ये हिल्सा जो फिश है, इसकी पॉपुलेशन गिरती जा रही थी, बहुत सालों से इसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन पे थी। ठीक है, ये अल्टीमेटली अब किया क्या जा रहा है, आपके वेस्ट बंगाल में एक खासकर एक बैरेज है, फरक्का बैरेज, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम मानी जाती है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में ये जो बैरेज बनाया गया, इसके कारण ये रिवर्स अब ऊपर यूपी बिहार साइड नहीं जा पा रही, जहां पे इन्होंने अंडे देने थे और फिर वापस आ जाना था। तो अब और दूसरी चीज, आपके बांग्लादेश में बैरियर्स बनाए हुए हैं, तो बांग्लादेश से भी फिशेस इंडिया नहीं आ पा रही। तो अभी रिसेंटली एक तरह से बांग्लादेश और इंडिया ने एक एग्रीमेंट किया है, और उसमें हमने ये रिवर्स बैरेजेस भी ओपन कर दी, जिसके कारण अब हिल्सा दोनों साइड पे जा पाएगी। तो ये फिशेस की पॉपुलेशन को रिवाइव करने की कोशिश है, किस तरीके से उनकी पॉपुलेशन दोबारा बढ़ा पाए। ठीक है, कि हम बीच में से कटआउट्स दे रहे हैं कि जहां से वो पास कर पाए। ठीक है, और भी आपके इंडस में ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जो ऐसे ट्रैवल करते हैं, जैसे ना आपकी इंडस, एक चीज के इंडस और गंगा दोनों में आपकी एक डॉल्फिन भी पाई जाती है। ठीक है, वैसे डॉल्फिन हमेशा समुद्र में होती हैं, पर गंगा और इंडस एक खास नदी है जिनके बीच में डॉल्फिन भी पाई जाती हैं, उन्हें कहते हैं जैसे गंगैटिक डॉल्फिन और इंडस डॉल्फिन। उनके लिए क्या खास है कि वो ना ऑलमोस्ट ब्लाइंड है, उन्हें दिखता नहीं है। ठीक है, ओवर द इयर्स उनके क्या हुआ है कि उन्हें दिखता नहीं है, वो सिर्फ साउंड से ट्रैवल करती हैं, पर वो सारी गंगा में कभी घूमती होती थी, पर वही है कि हमने फिर डैम्स बना दिए और ट्रैवल ही नहीं अब कर पा रही। या जगह जगह पे जो नेट्स बिछे हुए हैं वो नेट्स में फंस जाती हैं, और डॉल्फिन्स कोई नहीं पकड़ना चाहता, पर क्योंकि नेट्स में फंस गई तो उसी में मर जाती है। तो इसके कारण उसे भी बचाने की कोशिश चल रही है। ऐसे बहुत सारे जानवर हैं, तो हमें ये सोचना पड़ रहा है कि किस तरीके से हम इन्वायरमेंट और अपनी डेवलपमेंट दोनों चीजों को बैलेंस कर पाए, ताकि डेवलपमेंट भी हो सके हमारी। ऑब्वियसली डैम्स हमारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, नहीं होगा तो पता ही है इलेक्ट्रिसिटी के कट अभी पिछले महीने पंजाब ने तो खासकर एक्सपीरियंस किए, पंजाब ने, चंडीगढ़ ने भी।
ठीक है, चंडीगढ़ ने तब भी कम एक्सपीरियंस किए, पंजाब में तो बहुत ज्यादा कट लगने लग गए थे। वो इसी का नतीजा था, क्योंकि पानी था नहीं डैम्स में, बिजली कहाँ से बनाए, तो अपने आप डिमांड इतनी बड़ी हुई, फिर सप्लाई है नहीं, तो फिर कट लगने ही लगने हैं। ठीक है, तो यही चीज, अब दोनों चीजों को बैलेंस करना जरूरी है। तो डैम्स बनाने भी जरूरी है और इलेक्ट्रिसिटी बना सके, पर दूसरी साइड पे ये भी जरूरी है कि किस तरीके से ये कट कर सके। फिर इसीलिए हिल्सा के जो सबसे, देखो हिल्सा किसी टाइम पे कानपुर और आगरा जैसी जगहों पे भी पाई जाती थी। 1882 में इसके रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं कि हिल्सा वहां पे थी। ठीक है, तो ब्रिटिश ने ये रिकॉर्ड बनाए हैं कि हिल्सा यहाँ पे पाई गई है। अब ये सिर्फ लिमिटेड एरियाज, कुछ वेस्ट बंगाल के एरियाज और बांग्लादेश में रह गई है। तो अब ये कोशिश की जा रही है कि दोबारा से इसे रिवाइव करके हर जगह इसे बढ़ाया जाए। ये बहुत ही महंगी फिश है, बहुत ही हाईली प्रोटीन रिच, हर चीज इसके अंदर, मतलब बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट फिश मानी जाती है। पर वही बात है कि किस तरीके से इसकी पॉपुलेशन पहले बढ़ाएंगे, फिर ही कंजम्पशन बढ़ाएंगे, फिर इंटरनेशनल एक्सपोर्ट भी करना शुरू करेंगे, तो पहले पॉपुलेशन बढ़ानी जरूरी है। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर। किसी भी करंट अफेयर में डाउट कोई भी? ठीक है, तो ये थे करंट अफेयर्स।